हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में मैं आज यूरोप महाद्वीप को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में मैं आपको अफ्रीका के बारे में पढ़ा चुका हूं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के साथ ही मैं यूरोप महाद्वीप स्टार्ट करूंगा और यूरोप महाद्वीप के लिए टोटल 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ये इसका पहला पार्ट होगा और इस पार्ट में मैं आपको यूरोप महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद जो पर्वत श्रेणियां हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब अपवाह तंत्र है, जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, वो सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, सारा कंटेंट मैंने आपको मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जो कुछ भी बताऊंगा हर एक चीज मैप में बताऊंगा, इसलिए आपको चीजें याद रखना इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएंगी, चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊं। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख दो और उसको एक्सप्लेन करने से बेटर रहेगा अगर आप मैप में उन चीजों को देखते हैं। कोई आप रिवर देख रहे हैं, जैसे वोल्गा नदी है या डेन्यूबे नदी है। डेन्यूबे रिवर यूरोप में 10 देशों से होकर गुजरती है। तो आप अगर उसका एक पाथ देखते हैं, किस किस देश से होकर जाती है, किन किन के बीच में सीमाएं बनाती है और किस सागर में गिरती है जाके, तो वो चीज ना आपको फिर याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं मैप के थ्रू आपको बताऊं। जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूं उन्हें आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है जो कुछ भी मैं बताता हूं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए। डाउट को कभी भी अपने पास टिकने मत दो। या तो आप बुक ढूंढ के आप उसका कोई अच्छी जो प्रोमिनेंट बुक्स है उनमें आप उसको देखिए। अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका आपको आंसर करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, हम लोग यूरोप महाद्वीप को कंप्लीटली मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में छठे स्थान पर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल 7 महाद्वीप हैं, उनमें से छठे स्थान पर आता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अभी यूरोप महाद्वीप के जो चारों दिशाओं में सबसे दूर स्थित जो बिंदु हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर दिशा में जो सबसे आखिरी सिरा है वो है बेरेंट सागर पे। ठीक है, तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसे केप नोर्देकिन के नाम से जानते हैं। केप नोर्देकिन, ये नॉर्वे में स्थित है। ठीक है, उत्तर में बेरेंट सागर है। जो उत्तरी सीमा है आपके यूरोप महाद्वीप की, वहां पर बेरेंट सागर स्थित है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है केप नॉर्देकिन, नॉर्वे में स्थित है ये। इसके बाद अगर जब हम इसकी पूर्वी सीमा की ओर देखेंगे, तो पूर्वी सीमा जो यूरोप की है वो खत्म होती है। ये जो आपके 4 भौगोलिक यहाँ पर स्थितियां हैं, यूराल पर्वत स्थित है पूर्वी सीमा में, फिर कैस्पियन सागर स्थित है, कॉकेसस पर्वत स्थित है और काला सागर इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित है। ठीक, इसके बाद जब हम दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है गवाडोस, ग्रीस पे स्थित है ये। गवाडोस सबसे अधिक दक्षिणतम बिंदु है ये यूरोप महाद्वीप का। ठीक है, और जब हम पश्चिम दिशा में बात करेंगे वेस्ट में, तो यूरोप महाद्वीप के वेस्ट में अटलांटिक महासागर स्थित है। और जो सबसे ज्यादा पश्चिमी बिंदु है वो है कोबो डा रोका, पुर्तगाल में स्थित है कोबो डा रोका। ठीक, इसमें आइसलैंड को हमने नहीं लिया हुआ है। ये जो यूरोप का जो मेन लैंड है उनमें जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कोबो डा रोका। ओके, तो ये याद रखिएगा जो इन चारों दिशाओं में कौन कौन सी भौगोलिक स्थितियां हैं। बेरेंट सागर आपके उत्तर में स्थित है। देन पूर्व में आपके यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत और काला सागर स्थित है। भूमध्य सागर दक्षिण में स्थित है और पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, देखिए इसमें जो यूरोप है आपका, इसमें तमाम सारे देश हैं। ये देखिए, ये पूरा यूरोप है ना, ये आपका पूरा यूरोप आता है। तो इसमें तमाम सारे देश स्थित हैं। फ्रांस हो गया, ये आपका जर्मनी है, ये आपका नीदरलैंड है, आपका ये बेल्जियम हो गया, देन आपका इधर आके स्विट्जरलैंड, इटली, है ना।
इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये सारे जो है आपके यूरोप के हिस्से हैं। आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे के सारे यूरोप में ही आते हैं। तो अब क्या है कि भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से इनमें कुछ ग्रुपिंग हो रखी है, समूह बने हुए हैं और उन समूहों को कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक, तो वो हम देखेंगे। कुछ देश आपस में मिलके समूह का निर्माण करे हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं और उनके कुछ नाम हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। ठीक है, तो स्कैंडिनेविया, तो भौगोलिक रूप से ये जो 3 देश हैं, आप ये देखिए, सबसे उत्तर में स्थित है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक, ये देखिए, आप पूरे मैप में दिखाता हूं मैं आपको। ये पूरा मैप है यूरोप का, तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो इन तीनों कंट्री को हम लोग इस आपका स्कैंडिनेविया कंट्री बोलते हैं। ठीक, भौगोलिक दृष्टि से। पर जब हम भाषा की बात करते हैं, भाषाई आधार में लाते हैं, तो डेनमार्क और आइसलैंड भी इसका हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो टोटल जो है स्क्यू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 5 हैं। आप याद रखिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये मूल रूप से हैं। इसके बाद 2 कंट्रीज में और ऐड हो गए। आपका ये आइसलैंड है और यहाँ पर ये डेनमार्क स्थित है। ठीक, तो डेनमार्क और आइसलैंड भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद हम बात करेंगे बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक राज्य कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। ठीक है, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, इन तीनों को हम बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा बाल्टिक स्टेट नहीं है। ये तीनों तो होंगे ही, और एक देश को ये फिनलैंड दे दिया जाएगा, डेनमार्क दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पॉइंट्स से। ठीक है, इसके बाद ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं, ये सारे देश मिलकर इनको बाल्कन राज्य बोलते हैं। सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। ठीक है, 2008 में सर्बिया से जो है अलग होकर एक कोसोवो नामक एक नया राष्ट्र बना है, उसको भी इसका हिस्सा माना जाता है। बाल्कन स्टेट जो है यहाँ पर स्थित है। ये जो आपके जो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो देश स्थित हैं, इन्हें हम बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी एटलस में भी आप देखते जाइएगा, ये जो सारे कंट्रीज हैं इनकी लोकेशन देखिएगा, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर बाल्कन माउंटेन रेंज पाई जाती है, तो उससे जो है इनका नाम बाल्कन स्टेट्स पड़ा है। ठीक, तो ये सारे के सारे नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में इनके 6 भी दिए हुए हैं, क्योंकि पहले 6 थे, फिर में बहुत डिवीजन होते रहे, नए नए यहाँ पे काफी नए नए देश बने हुए हैं। तो अभी जो आप ये जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ मैं, ये सबसे ज्यादा अपडेटेड है, विकीपीडिया से मैंने सारे के सारे लिए हुए हैं। तो ये सारे कंट्रीज हैं जिनको हम बाल्कन स्टेट्स के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ई मिस हो गया है। ओके, देन नेक्स्ट ये देखिए, ये तो पूरा यूरोप का मैप है। देन आप पूर्व यूगोस्लाविया के विघटन से बनने वाले देश देखो, ये सारे जो देश हैं, ये पहले इसको मिलाकर एक देश था जिसका नाम यूगोस्लाविया। ठीक है, तो यूगोस्लाविया का डिवीजन हुआ, 2-3 स्टेप्स में इसके डिवीजन हुए हैं। अब टोटल 7 देश निकले हैं इस यूगोस्लाविया से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कौन कौन से 7 देश बने? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और कोसोवो। ठीक, तो इनको आप मैप में देखिए, सारे के सारे यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, सर्बिया है आपका, मैसेडोनिया है, इधर ये बोस्निया हर्जेगोविना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप में इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा समझने के लिए। ओके, यहाँ पे आपका क्रोएशिया मिल जाएगा। तो पूरा ये हिस्सा था आपका यूगोस्लाविया, तो इसी में डिवीजन होकर तमाम सारे 7 जो है 7 देशों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ग्रेट ब्रिटेन। ओके, आप लोग जानते ही होंगे, ग्रेट ब्रिटेन जो है 3 देशों को मिलाकर बोलते हैं। जैसे आप सोचो ना ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में 3 आते हैं आपके, ये देखो, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं आइल्स। ठीक है, आपका ये पूरा जो भौगोलिक है यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसको आइल्स बोलते हैं। और इसमें भी देखो ये 2 डिवीजन है, आप ऐसे डिवाइड करके देखो, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है पूरा ईस्ट जो आपके पूर्व में है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये है ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक, अब देखो, ये जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें देखो 2 चीजें दिखती हैं आपको। एक तो मेन है यहाँ पे आयरलैंड। ठीक है, और इसके ऊपर है उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड।
ठीक है। तो अगर ये जो आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा है, इसको आप ग्रेट ब्रिटेन से मिला दो, तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। जब बात आप यूके की करते हैं, जब आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो उत्तरी आयरलैंड भी इसका हिस्सा होता है, याद रखिए। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक। इसमें नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड अगर आप इसमें मिला देते हैं तो वो बन जाता है यूके। ठीक है। और जब आप पूरा आयरलैंड मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं आइल्स। ओके। तो ये टर्म जो है, तीनों टर्म इनको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद हम यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करेंगे। यूरोप में जो कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें आल्प्स पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्प्स, ठीक है। तो ये जो है फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। ये देख रहे हैं आप, ALPS। तो यहाँ पर जो है फ्रांस है इधर इस हिस्से में, और ये आपका इटली है। ठीक है। तो इसकी इनके बीच बाउंड्री बनाता है ये फ्रांस, ये इटली, इनके बीच में ये बाउंड्री बनाता है। ठीक है। आल्प्स, यहीं पर स्विट्जरलैंड भी स्थित है। ठीक। तो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है नवीन वलित पर्वत है, जो फोल्डेड माउंटेन है, जैसे हिमालय हमारा, वो भी नवीन वलित पर्वत है। तो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन्स की श्रेणी में आता है आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लांक। ठीक है। तो माउंट ब्लांक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4807। ठीक है। तो माउंट ब्लांक ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 4807। ये 3 बिंदु याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद काकशस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। काकशस पर्वत, मैं आपको अभी जब यूरोप की पूर्वी सीमा के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया, तो ये देखिए, ये है आपकी यूरोप की पूर्वी सीमा, जिसमें मैंने आपको बताया था कैस्पियन सागर, ये आपका कॉकेसस पर्वत। ठीक है। तो कॉकेसस माउंटेन देखो कैसे स्थित है, ऐसे स्थित है। ठीक है। तो ये देखो, यूरोप की सर्वोच्च जो चोटी है एल्ब्रस। ठीक है। तो एल्ब्रस पर्वत जो है, एल्ब्रस, ये कहां पर स्थित है? ये कॉकेशस माउंटेन रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ठीक है। और ये जो एल्ब्रस है, ये पूरे यूरोप में इससे ऊंची चोटी नहीं है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रस। ठीक। और एल्ब्रस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कॉकेशस पर्वत। ठीक है। अच्छा, ये कहां पर स्थित है कॉकेशस पर्वत? ये रूस में स्थित है। इसकी जो ये पूरी जो भौगोलिक स्थिति है, ये रूस के अंदर आती है। तो ये रूस में स्थित है, और जॉर्जिया और अजरबैजान के उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जॉर्जिया और अजरबैजान है, तो ये उनके उत्तर में स्थित है। और जो है काला सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नवीन वलित पर्वत है। ठीक। ये देखो, ये ब्लैक सी है, काला सागर, और ये कैस्पियन सी है। तो इसके बीच में स्थित ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है, नवीन फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। जैसे हिमालय है, जैसे आल्प्स है, ऐसे ही कॉकेशस एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है। कहां पर स्थित है? भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको आपको ऐसे ही समझ सकते हैं आप। ये देखिए, एक बार आपको दिखाता हूं मैं थोड़ा बड़ा करके। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। सॉरी। ये देखिए, ये आपका कॉकेशस, यहाँ पर है कैस्पियन सी, और ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है। एक मिनट। ये है आपका ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी, और ये है आपका कॉकेसस पर्वत। और यहाँ पर ये देखिए एल्ब्रस स्थित है, 5642, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये है आपका आल्प्स, और यहाँ पर स्थित है, ये देखिए माउंट ब्लैंक। यहाँ पर ये देखिए माउंट ब्लैंक, ये हाईएस्ट पीक है आल्प्स पर्वत की। ठीक। ओके। तो चलिए फिर वापस अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। अब कॉकेसस पर्वत के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चोटी है, वो है जूरा पर्वत। ठीक है। जूरा पर्वत जो है, ये फ्रांस में स्थित है, और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा है। तो यहां पर ये स्थित है जूरा पर्वत। एक बार फिर से इसको इनलार्ज करेंगे।
ये देखिए, ये जूरा पर्वत है, ठीक है। तो ये फ्रांस यहां पर है और यहां पर स्विट्जरलैंड है, तो उसके बीच में स्थित है जूरा पर्वत। ऐसे आपसे पूछा जाए कि जूरा पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। ओके। इसके बाद पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। ये देखिए, यहां पर देख रहे हैं आप, ये स्पेन है, यहाँ पे ये स्पेन है, इधर यहाँ पे फ्रांस है। तो ये यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ठीक। तो ये है पायरेनीज, ठीक। ये वाली माउंटेन रेंज पायरेनीज, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है, वहां पर सीमा बनाती है। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो याद रखिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा स्थित है, पायरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा है, जूरा पर्वत, ठीक है। और इटली और फ्रांस के बीच में आल्प्स स्थित है। और जो यूरोप के सबसे जो पूर्वी चोटी है पर्वत श्रृंखला, वो है कॉकेशस पर्वत, ठीक। और कॉकेशस पर्वत में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है एल्ब्रुस। ओके, 5642 मीटर, ठीक है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैंक, ठीक है। ओके, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट है, ये है ब्लैक पर्वत, ठीक है। ब्लैक माउंटेन, ये जर्मनी में स्थित है और ये मिनरल्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जर्मनी में यहां पर स्थित है ब्लैक माउंटेन, ये देख रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट, ये देखिए। तो यहीं पर ब्लैक माउंटेन स्थित है और यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं। जो राइन नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है राइन, ये आपकी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर ये नॉर्थ सी, उत्तरी सी है, ये देखिए यहाँ पे ये उत्तरी सी है। तो यहीं पर ये नदी गिरती है, राइन नदी, ये यहीं से निकलती है, ब्लैक माउंटेन से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से होके। और ये जो है यहाँ की यूरोप की सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रिवर है। ओके, यहाँ पर शिप्स वगैरह बहुत मूवमेंट होती है। रॉटरडैम जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इनका, वो रिवराइन पोर्ट, वो भी इसी नदी पर स्थित है, यहाँ पर रॉटरडैम, ठीक है। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, नदियों के बारे में बाद में बताएंगे। तो ब्लैक पर्वत जर्मनी में स्थित है। देन हम बात करेंगे माउंट स्ट्रोम्बोली, ये एक ज्वालामुखी है, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक। और ये भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर यहाँ पर है, ये ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर। तो इसी में एक लिपारी आइलैंड है, वहां पर स्थित है ये, ठीक है। और इसे बोला जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक। तो ये देखो, ये है आपका भूमध्य सागर यहाँ पर। और ये देखिए, यहां पर है, ये आपका भूमध्य सागर है और यहां पर है, ये देखो, ये पूरा इटली आ रहा है आपका, है ना, इटली। तो इटली यहाँ पर एकदम लास्ट में नीचे आता है। तो ये आपका इटली का सिसली आइलैंड है, ये भी सिसली आइलैंड है, ये इटली का हिस्सा है। यहीं पर एक छोटा सा लिपारी आइलैंड है और इसी पर स्थित है माउंट स्ट्रोम्बोली। ओके, तो इसे जो है भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। देन हम बात करेंगे माउंट एटना, ठीक है। तो ये सिसली द्वीप पर स्थित है, मैंने आपको दिखाया था, ये जो द्वीप है ये सिसली है, ठीक है। एक मिनट, इसको बड़ा कर देता हूं, ये है सिसली, ठीक है। यहां पर है लिपारी, तो यहां पर स्ट्रोम्बोली स्थित है और यहां पर सिसली है। और यहां पर है आपका माउंट एटना, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद माउंट विसुवियस, ये भी इटली के नेपलीज में स्थित है, यहां पर है बीच में नेपलीज, यहाँ पे। तो यहां पर स्थित है माउंट विसुवियस। इसको भी इनलार्ज करेंगे, ये देखिए, ये है नेपलीज यहाँ पे, ठीक है। रोम के थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको नेपलीज मिलेगा और यहाँ पर ही माउंट वेसुवियस स्थित है। तो तीन ज्वालामुखी मिलते हैं आपको इटली में, एक आपका स्ट्रोम्बोली, एटना और विसुवियस। तो कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये जो ज्वालामुखी पर्वत है किस देश में स्थित है। तो ये तीनों के तीनों इटली में स्थित है, याद रखिएगा। स्ट्रोम्बोली ये लिपारी आइलैंड पर स्थित है। देन एटना, ये सिसली द्वीप, सिसली इटली का द्वीप है, उसमें स्थित है। और इटली के नेपलीज में माउंट वेसुवियस स्थित है। तीनों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक है। आपसे इनकी लोकेशन में ऐसे ही पूछा जा सकता है किन सागर में स्थित है ये, तो अब भूमध्य सागर में तीनों ही स्थित है, ऐसे याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की, अपवाह तंत्र की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिवर्स हैं आपके यूरोप की, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोप में बहुत सारे सिटीज हैं, तो उनसे ये पूछा जाता है कि ये जो है शहर हैं, ये किन नदियों पर स्थित हैं। तो आप इनको ना,
तो आप इन्हें एक टेबल बनाकर याद कर लीजिएगा, जो आप इस वीडियो को देखते जाइए और बाद में ना ऐसा करना, जैसे इधर एक साइड में सिटी लिख लेना और साइड में रिवर लिख लेना, एक टेबल बना देना। तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्गा नदी के बारे में। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है वोल्गा, ठीक है। और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यहां पर देखिए, ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये वोल्गा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, सॉरी, ये वोल्गा रिवर है, ठीक। तो ये ऐसे आती है और ये आके यहाँ पर आके नीचे जो है ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैस्पियन सी है, तो इसमें आके ये वोल्गा यहाँ से गिरती है, ठीक है। बीच में डॉन नदी आती है, वो भी इससे मिल जाती है। डॉन नदी है, ये रूस में स्थित डॉन नदी, वो भी वोल्गा से मिल जाती है और आके कैस्पियन सागर में ये नदी गिर जाती है। तो ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। डॉन इसकी सहायक नदी है, ठीक। इसके बाद थेम्स नदी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ये इंग्लैंड में बहती है। थेम्स नदी, लंदन और रीडिंग शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर है, ये आपका इंग्लैंड है, तो इसी में बहती है थेम्स। और इसे जो है इंग्लैंड की गंगा बोलते हैं, थेम्स नदी को, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद डेन्यूब, डेन्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। डेन्यूब ये जो है यूरोप की ऐसी नदी है जो जर्मनी से होते हुए ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती, जर्मनी से स्टार्ट होती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो रेंज है मैंने आपको बताई थी, ब्लैक फॉरेस्ट से कई सारी नदियां निकलती हैं। तो डेन्यूब भी ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है और 10 देशों से होती हुई काला सागर, जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, इसमें गिरती है। तो यहाँ कहीं से स्टार्ट होती है ये, यहाँ से, ये देखिए डेन्यूब है, यहाँ से स्टार्ट होते बहते हुए ऐसे आके ये बह जाती है, इसमें गिरती है। अभी इसको लार्ज करूंगा अभी। तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है, ठीक है। आप देख लो एक बार इसको। तो ये देखो, यहां से स्टार्ट होती है डेन्यूब और ये ऐसे होते होते आके ये यहाँ से, ये पूरा ऐसे इसका पाथ है और यहाँ पे आके ये ब्लैक सी में गिर जाती है। तो यहाँ पे आपको डेन्यूब नदी से क्या क्या चीजें याद रखनी है, किन 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और माल्डोवा। तो ये सारे के सारे 10 कंट्री आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो, 5 राजधानियां हैं जो इस नदी पर स्थित हैं, ठीक है। इन्हीं 10 देशों में से 5 देशों की राजधानियां डेन्यूब नदी पर स्थित है। तो याद रखिए, बुखारेस्ट ये रोमानिया की कैपिटल है, बेलग्रेड ये पूर्व यूगोस्लाविया की कैपिटल है, बुडापेस्ट ये हंगरी की कैपिटल है, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और ब्राटिस्लावा ये स्लोवाकिया की कैपिटल है। ये पांचों शहर कहां पर स्थित हैं, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पर मैंने बताया लंदन और रीडिंग थेम्स नदी के तट पर स्थित हैं, वैसे ही डेन्यूब नदी के तट पे ये 5 इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज स्थित हैं, ठीक। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से बहती है, डेन्यूब। कौन सी विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं, डेन्यूब। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेन्यूब नदी फाइनली कहां पर गिरती है, तो ब्लैक सी, काला सागर में गिरती है। देन हम बात करेंगे रोन नदी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोन, ये देखो फ्रांस में स्थित है और जो जूरा पर्वत है, ठीक, जूरा पर्वत जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है। तो जूरा पर्वत से निकलती है और दक्षिण में बहती है। जूरा पर्वत देख रहे हैं आप, तो ऐसे यहां से निकलती है और दक्षिण में बहती है, ये देखिए रोन, ओके। तो ये जो रोन नदी है, ये जूरा पर्वत से निकलती हुई दक्षिण में बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से ये आपके ब्लैक फॉरेस्ट है, तो यहाँ से रोन निकलती है, ये देखिए रोन नदी, और ये ऐसे आते 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 यहाँ पर गल्फ ऑफ लाइन्स में, लाइन्स की खाड़ी में ये गिर जाती है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर में गिरती है, या आप कह सकते हो लाइन्स की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, रोन नदी। इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद राइन नदी की बात करते हैं। राइन नदी जो है, ये स्विट्जरलैंड के आल्प्स में से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में होकर उत्तरी सागर में गिरती है। ये बताया था मैंने आपको, ये राइन नदी, ठीक है। तो 2 देशों में बहती है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, 3 देशों में बहती है और उत्तरी सागर में गिरती है। और ये यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है,
ठीक है, सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग जो है राइन नदी है यूरोप का। और जो यूरोप का सबसे व्यस्ततम जो पोर्ट है रॉटरडैम, ये भी इसी नदी पर स्थित है। देन कोलोन और बॉन शहर इसके तट पर स्थित है, याद रखना, कोलोन और बॉन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज, दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। बॉन कन्वेंशन हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है, राइन नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सीन नदी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सीन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि सीन नदी पर विश्व का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी स्थित है, पेरिस, ठीक है। तो पेरिस कहां पर स्थित है, सीन नदी पर, ठीक है। तो सीन नदी जो है फ्रांस, इधर फ्रांस है, इसके मध्यवर्ती पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई आपके इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल कहाँ है, ये देखिए इंग्लिश चैनल है, इसको इनलार्ज करने दीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है फ्रांस है, तो उसके मध्यवर्ती सेंट्रल पठार से निकलती है, और ये देखिए इस उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। इंग्लिश चैनल मतलब जो आपका फ्रांस और जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन, उनके बीच में जो ये वाटर बॉडी है, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें गिरती है सी नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सी नदी के ऊपर के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है, पेरिस, ओके। अभी देखो अगली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एल्बे, ठीक, एल्बे रिवर। तो एल्बे रिवर जो है ये जर्मनी की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, चेक रिपब्लिक से निकलती है, चेक गणराज्य से निकलकर जर्मनी से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है आपकी एल्बे। और एल्बे नदी पर हैम्बर्ग, जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है हैम्बर्ग, वो इसी नदी पर स्थित है। आप मैप में जरूर देखना, मैं आपको इनलार्ज कर करके दिखा तो रहा हूं, पर आप मैप में जरूर देखना इन सभी नदियों का पूरा जो पथ है, जो इनका पाथ है, वो जरूर देखना, ठीक। आठवीं नदी है ओडर नदी, कि ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती हुई बाल्टिक सी में गिरती है, ठीक है। ओके, लेट मी इनलार्ज इट। ये देखो, ये एल्बे है, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ सी में गिरती है, और यहां पर है ये ओडर, ठीक है। ये जो है जर्मनी और यहाँ पे पोलैंड है, ये हिस्सा पोलैंड का है, इधर जर्मनी है, तो इनके बीच ये सीमा बनाती है। यहाँ पे ये देखिए ये बाउंड्री बना रही है ओडर, और ये आके बाल्टिक में गिरती है। ऐसे ही जो है विस्तुला, ये विस्तुला नदी है, ठीक है, ये भी बाल्टिक सिटी में गिरती है, बाल्टिक सी में गिरती है वेस्तुला। और वेस्तुला में जो है वारसा नामक सिटी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोलैंड की राजधानी है वारसा। तो ये विस्चुला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिए पोलैंड और जर्मनी की जो सीमा बनाती है वह है ओडर नदी, और ये बाल्टिक सी में गिरती है। इसके बाद विस्चुला, ये भी जो है बाल्टिक सी में ही गिरती है और पोलैंड में बहती है, पोलैंड की राजधानी वारसा ये विस्चुला नदी पर स्थित है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज जितने भी थे यूरोप के किन किन नदियों पर स्थित है वो सब मैंने बताए। अभी देखो दो नदियां, ये दोनों नदी इटली की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, पो नदी और टाइबर नदी, ठीक है। पो रिवर ये आल्प से निकलती है और इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिरती है। ये जो आपका एड्रियाटिक सी है, ठीक है, ये देखिए ये एड्रियाटिक सी है, ओके। ये देखो ये तो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये आपका आगे बीच में आ गया इटली, और इधर जो ये वाटर बॉडी इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी। तो यहां से निकलती है ये नदी, ये देखिए पो रिवर, ठीक है। तो ये आपके आल्प से निकलती है, आल्प से निकल के ये ऐसे आके बहती है और यहाँ पर आके ये गिर जाती है एड्रियाटिक सी में, ठीक है। तो याद रखना ये वेनिस की खाड़ी में, ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं वेनिस की खाड़ी, और एड्रियाटिक सी में गिरती है। वेनिस जो है पो नदी पर स्थित है, याद रखना वेनिस बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वेनिस, और ये कहां पर स्थित है, पो रिवर पर स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइबर। टाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों नदियां इटली की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इटली में पश्चिम दिशा में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है टाइबर रिवर, ठीक है। और इस नदी पर कौन सा शहर स्थित है, रोम। रोम जो है वो टाइबर पर स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये 11 नदियां थी इंपॉर्टेंट जो मैंने डिस्कस करी हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो भी नदी से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेक देखेंगे तो कैस्पियन सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैस्पियन सी है एक्चुअली इसको बोलते हैं कैस्पियन सी, पर ये एक झील है, ठीक है। ये समुद्र की परिभाषा में नहीं आता है।
इसको कैस्पियन सागर लेक बोलते हैं और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसमें वोल्गा और यूराल नदियां आकर गिरती हैं। वोल्गा आपके यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और यूराल नदी दोनों ही आकर कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ये एक झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर दीजिए कि मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक, इसके बाद ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके ये जो सागर हैं, ये मैप में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये किस किस को अलग करते हैं, ये जो वाटर बॉडीज हैं, तो इसको आप एक बार याद जरूर करिएगा। भूमध्य सागर है, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ये देखिए यहाँ पर है भूमध्य सागर, तो ये अफ्रीका है और ये पूरा यूरोप है। तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेत सागर, ठीक है, व्हाइट सी, ये उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर को अलग करता है। ठीक, ये इधर यहाँ पे ऊपर स्थित है, आप मैप में देखिएगा एटलस में। बाल्टिक सागर, ये अटलांटिक सागर, देखो बाल्टिक सागर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है ये देखो, ये जो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और इधर आपका ये पोलैंड है, इनके बीच है। तो ये एक तरीके से ये हिस्सा पूरा अटलांटिक ओशन का है, तो उसके उससे उससे अलग करता है इस यूरोप के इस पार्ट को। ठीक है, उत्तरी सागर ये अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व में स्थित है। देखो ये आप देखो यहां से समझो, ये अटलांटिक सागर है, ये उत्तरी सागर है, मतलब ये पूरा यूरोप है, इसके उत्तर में स्थित है, ये उत्तरी सागर है। ठीक है, इसके बाद आयरिश सागर, ये आपके ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। मैंने आपको बताया था ये आपका पूरा हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन है और ये आयरलैंड है, तो ये जो बीच में है ये हिस्सा, ये आपका आयरिश सागर है। एड्रियाटिक सागर मैं बता चुका हूं, ये है आपका, ये एड्रियाटिक सी है। यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, फिर ये आपका इटली आ गया और यहाँ पर जो वाटर बॉडी है ये आपकी है एड्रियाटिक सागर, ये इटली के पूर्व में स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर में इटली के ऊपर पूर्व में स्थित। ठीक है, आयोनियन सागर, ये भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच स्थित है। अब देखो ये जो जो भूमध्य सागर है ना, इसमें ही इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ये जो सागर आप देख रहे हैं ये आयोनियन सागर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयोनियन सागर। यहाँ पर काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में है, ये ब्लैक सी है, ये आपका एशिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका टर्की आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये आपका यूरोप है, तो उसके बीच में स्थित है ब्लैक सी, याद रखिएगा। ठीक है, अजोव सागर, ये यूक्रेन के दक्षिण पूर्व काला सागर के उत्तर में स्थित है। ये है आपका सी ऑफ अजोव, ये देखिए। ठीक, ये सी ऑफ अजोव है। मरमरा का सागर, ये काला सागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली वाटर बॉडी, ये छोटी सी है, इसे बोलते हैं मरमरा का सागर। ठीक है, आप अटलस में जरूर देखना, आपको यहाँ पे छोटा दिखेगा, एक बार मैं चाहे तो लार्ज कर ले देता हूँ। ये देखो, ये सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी, इसके बीच में एक पास स्थित है, वो है बॉस्फरस। ये देखो, ये जो ये पास है ना, एक मिनट, ये सी ऑफ मरमरा है और ये ब्लैक सी है, तो इसके बीच में जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं बॉस्फरस पास, है ना, बॉस्फरस जल संधि। ये भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे देख लो मैंने क्या क्या बताया था। ये सी ऑफ एजोव है, ये ब्लैक सी काला सागर के उत्तर में स्थित है, ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, इसके बाद ये देखो भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ये एड्रियाटिक सी है। ओके, और यहाँ पे देखो आप जैसे एड्रियाटिक सी से नीचे आओगे तो ये आपको मिलेगा आयोनियन सी। ठीक है, ओके, ये आयोनियन सी है, ये भूमध्य सागर आ गया। और यहां पर देखो थेरेनियन सी बोलते हैं इसको, ये जो मेडिटेरियन सी में ही जो ये वाला हिस्सा है जो इटली से नीचे वाला, इसको बोलते हैं थेरेनियन सी। ठीक है, और यहां पर दो बड़े बड़े आइलैंड स्थित हैं, एक का नाम है कोर्सिका और एक है सर्डानिया। ठीक है, ये दो बड़े आइलैंड स्थित हैं भूमध्य सागर के अंदर। तो इसमें जो आपका कोर्सिका है वो फ्रांस पे इसका आधिपत्य है, फ्रांस के अंदर आता है कोर्सिका। और जो सर्डानिया है, सर्डानिया इटली के अंदर आता है। ठीक है, ऐसी सिसिली महाद्वीप जो है ये भी जो है इटली के अंदर आता है। और यहाँ पर एटना माउंटेन, एटना स्थित है। ये देखिए, ये जो एटना ज्वालामुखी पर्वत है ये, तो ये सिसिली महाद्वीप में स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद ये यहाँ पे आपका आ गया एजेनियन सी। तो अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं भूमध्य सागर से आपको ब्लैक सी जाना हो,
तो आप आ सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से चलेंगे मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ से निकलते हुए आप आयोनियन सी आएंगे, फिर आयोनियन सी से आप एजेनियन सी जाएंगे, एजियन सी जाएंगे, और एजियन सी से सी ऑफ मरमरा, मरमरा से बॉस्फरस पास से होते हुए आप आ जाएंगे ब्लैक सी। अगर आप इतनी चीज आप यहाँ पर समझ गए, तो अगर कुछ भी जो है इस तरीके से यहाँ से कुछ कठिन सा प्रश्न भी बनता है तो उसका आप आंसर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद इधर देख लो, इधर इंपॉर्टेंट है ये जो है बे ऑफ बिस्के है, ये बिस्के की खाड़ी है यहाँ पर, ये आपका स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है, ये बिस्के की खाड़ी है। इसके बाद बिस्के की खाड़ी से ऊपर चलेंगे तो ये आपका यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। फिर इंग्लिश चैनल से आप आगे जाएंगे शिप के माध्यम से, तो आप पहुंचेंगे नॉर्थ सी में। ठीक है, फिर नॉर्थ सी से इधर आप अंदर आएंगे तो यहाँ ये आपका डेनमार्क है, और यहाँ से होते हुए आप बाल्टिक सी पर आ जाएंगे। ठीक है, बाल्टिक सी पर जब आप आएंगे तो फिर यहाँ से आप और थोड़ा आगे जाइए तो यहाँ पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये फिनलैंड कंट्री है। तो ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, और इधर जाएंगे तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक, तो ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो गल्फ ऑफ बोथनिया पता होना चाहिए किस किस के बीच में स्थित है। ठीक, फिनलैंड और ये आपकी फिनलैंड के नीचे आएंगे तो गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो बोथनिया और फिनलैंड, फिर यहाँ पे आके आपका मिल गया बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से आप गए नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से आप गए आपके इंग्लिश चैनल, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा बे ऑफ बिस्के। ठीक है, और थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये मिलेगा सेल्टिक सी, ये आयरलैंड और यूके के थोड़ा सा नीचे में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो वाटर बॉडीज हैं इनके बारे में समझ लिया, ये पूरा समझ लिया। ये एजियन सी मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर स्थित है एजियन सी। इस तरीके से ये आप इनको जरा एक बार अच्छे से सरसरी नजर से देख लेना, आप अपने मैप में भी देख लेना। ठीक, इसके बाद वो कुछ बड़े जो सबसे बड़े 5 द्वीप हैं यूरोप के अंदर, देखिए ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा, ये भी एक द्वीप है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद आइसलैंड यहाँ पर स्थित है, ये भी। इसके बाद आयरलैंड, ये तीसरे नंबर का इधर आ गया। देन उत्तरी नोवाय जेमलिया, ये रूस में स्थित है, और इस स्पिट्सबर्जन, ये नॉर्वे में स्थित है। स्वालबार्ड, ओके। तो ये ठीक है, ये आप ऐसे याद रखो, सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन है यूरोप महाद्वीप के अंदर। ओके, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जो इंपॉर्टेंट बची हुई चीजें हैं वो सारी कवर कर लूंगा, और पार्ट 2 के साथ हमारा यूरोप कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है जिससे आपको चीजें मैं विजुलाइज करा पाऊँ, पूरे मैप में दिखा सकूं अच्छे से, जिससे आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर आप कभी मत भूलो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स और कमेंट से, तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए, और अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं, वीडियो नहीं शेयर कर सकते तो हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं किसी को कि गेट सर्किल यूपीपीएससी की जीएस की पूरी तैयारी कराता है, और लगभग सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। तो आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा फेसबुक ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी 2020, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.gatecircle.in। यहाँ पर और भी आपको तमाम सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इन दोनों के लिंक, ये वेबसाइट का लिंक और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है इसका लिंक, आपको दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।